सफ़र संविधान का जारी है और आज हम चौथे एपिसोड में हैं। आप मेरे पीछे वो स्ट्रॉन्ग रूम देख सकते हैं जिसमें हमारे देश का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, इंग्लिश और हिंदी में, और ये स्पेशल नाइट्रोजन बॉक्सेस हैं जिनमें इन्हें रखा गया है। वैसे हम संविधान के बारे में कितना जानते हैं? जब स्कूल में सिविक्स पढ़ रहे होते हैं या फिर बड़े हुए तो लॉ या सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। और ये तब जब संविधान हमारे देश की बुनियाद है, एक लाइव डॉक्यूमेंट है, यानी वक्त के साथ साथ ये बदलता रहेगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं 1981 से लेकर 1990 के दौर के बीच में बने जो कानून और जिनका असर आज भी हम देख सकते हैं। इस दशक में जो भी बड़ी एक्टिविटीज हुई वो इत्तेफाकन 1985 के बाद ही हुई। कुछ बेहद जरूरी एक्ट्स पास हुए, संवैधानिक संशोधन हुए। इनमें से कुछ का असर तो मुद्दतों तक दिखने वाला था, जैसे द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 के तहत बने केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए जमीन तैयार करता है। इस कानून की प्रेरणा 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट से ली गई थी और इसे भोपाल गैस त्रासदी के बाद फौरन लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए जरूरी उपाय करने का अधिकार है। उद्योगों के स्थान को विनियमित यानी रेगुलेट करना, खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का प्रबंधन करना और जन स्वास्थ्य तथा कल्याण को संरक्षण देना इसका लक्ष्य है। इसके लिए सरकार समय समय पर अधिसूचनाएं जारी करती रहती है। आज के दौर में जब पर्यावरण का क्षरण तेजी से हो रहा हो तो ऐसे कानून की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इस एक्ट की खासियतें देखते हैं। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन शामिल है। पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानकों को निर्धारित करना है। पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानकों को निर्धारित करना है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहां किसी भी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया पर प्रतिबंध रहेगा या सीमित अनुमति होगी। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाना जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को बनाना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान को बढ़ावा देना। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण का निरीक्षण कर रोकथाम के लिए कदम उठाना। पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थानों की स्थापना और मान्यता देना। पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े मामलों के संबंध में सूचना इकट्ठा करना और प्रसार करना। May I request Mr. Eric Solheim and also Mr. Antonio Guterres to kindly confer the 2018 Champions of the Earth Award on our Honorable Prime Minister. May I request you please step forward. साल 2018 पर्यावरण के मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण रहा। इसी बरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड नेशंस का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक मंच पर उनके साहसिक पर्यावरण नेतृत्व के लिए दिया, खास तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना के लिए, जिसने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ठोस शुरुआत की। मैं इस सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र का हृदय से आभारी हूं। फिलहाल ईपीए एक्ट के अलावा इस देश में वायु, जल और वन्यजीव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 30 से ज्यादा कानून हैं। आज़ादी के बाद परिवेश बड़ी तेजी से बदला था और उसका असर हमारी परंपराओं और हमारे पारिवारिक इकाइयों पर भी पड़ा था। हमारी पारिवारिक इकाइयाँ हमारी समाज की बुनियादी इकाई भी होती है। तो उसी दौर में समस्या बन के उभरा था शराब और नशीली दवाओं का सेवन। ये एक गंभीर समस्या बन गया था और करेले में नींव ये कि हमारा भारत दो ऐसे क्षेत्रों के बीच में है जो अपनी नशीली दवाओं के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। पर
हमारे संविधान की सोच इस मुद्दे पर एकदम साफ थी। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार औषधीय उद्देश्यों और औषधियों के अलावा नशीले पेय जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी। भारत अतीत में ड्रग्स के मुद्दे पर हुए 3 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के नतीजों पर दस्तखत कर चुका है। इनमें कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 और कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988 शामिल हैं। इस तरह हम पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी एनडीपीएस इसी दिशा में उपजी सोच का अंजाम है। यह अधिनियम मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के अलावा नशीली दवाइयों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, व्यापार, उपयोग को प्रतिबंधित करता है। हालांकि मद्य निषेध और नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आते हैं, पर इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है। मंत्रालय इस क्षेत्र में काम करने वाले तमाम एनजीओ को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, जो जन स्वास्थ्य जुड़े मुद्दों के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है, देश भर के सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाता है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि होम मिनिस्ट्री के अधीन है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठाता है। इसके अलावा राज्य सरकारों के अपने स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग भी हैं, जो ड्रग डिमांड रिडक्शन सेंटर्स चलाते हैं। एनडीपीएस एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक निश्चित विषय पर आधारित है। चलिए देखते हैं एनडीपीएस एक्ट की खासियतें। पहले चैप्टर में नशीली दवाओं और पदार्थों की परिभाषा है। इसमें केंद्र सरकार के पास इस सूची में विषय छोड़ने या जोड़ने के अधिकार दिए गए हैं। दूसरा चैप्टर, इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत बनाए गए जरूरी पद और अधिकारियों का विवरण है। केंद्र सरकार के लिए एक नार्कोटिक्स आयुक्त की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इसके अलावा नार्कोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ परामर्श समिति की स्थापना भी इसका लक्ष्य है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कोष का वित्त पोषण भी इसका मैंडेट है। तीसरा चैप्टर, इसमें नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निषेध, नियंत्रण और विनियमन की बात की गई है। इसमें कोका पत्ता, अफीम, खसखस या किसी भी भांग के पौधे की खेती या उत्पादन पर निषेध लगाया गया है। इसका कानूनी अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों तक सीमित किया गया है। चौथा चैप्टर, ये एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध और दंड से संबंधित है। इसमें संभावित अपराधों की सजा अवधि बताई गई है। पांचवा चैप्टर, इसमें केसों से निपटने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके साथ अधिकारियों के लिए दिशा निर्देशों का भी निर्धारण किया गया है। यह अधिनियम 3 बार 1988, 2001 और 2014 में संशोधित किया गया है, जिससे इसके दायरे और दिशा में भी बदलाव आया है। हमारे संविधान के 52वें अमेंडमेंट को राजनीतिक शुचिता से जोड़ करके देखा जाता है, पर इसकी भूमिका कैसे तैयार हुई? आपकी जानकारी के लिए शुरुआती दौर में हमारे संविधान ने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के वजूद का संज्ञान तक नहीं लिया था, क्योंकि 50 और 60 के दशक में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम अपने बाल रूप में था, यानी नेसेंट स्टेज में था। पर 1967 में हुए चुनाव ने फिजा बदल दी। इन चुनाव को हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वाटरशेड मोमेंट कहा जाता है। 1967 में कुछ 16 राज्यों में चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने इन चुनाव में बहुमत खो दिया था और केवल एक ही राज्य में सरकार बना पाई थी। ये वो दौर था जब आजाद भारत में पहली बार गठबंधन की सुगबुगाहट देखी गई थी। इस चुनाव ने चुनावी प्रणाली की छुपी दरारों को भी उजागर किया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 1967 से 1971 के बीच कुछ 142 एमपीज और 1900 से अधिक विधायकों ने अपनी पार्टियां छोड़ी थीं, जिसके चलते कई राज्य सरकारें वक्त से पहले ही गिर गई थीं। शुरुआत हरियाणा से हुई थी, जहां दल बदल करके आए जनप्रतिनिधियों को तमाम बड़े पदों से नवाजा गया था। हरियाणा में एक विधायक गयाराम ने 3 बार पार्टी बदलने का रिकॉर्ड बनाया था। आज भी राजनीति में ऐसी फितरत वाले तबके को आयाराम गयाराम जैसे नामों से पुकारा जाता है। इस दौर ने राजनीतिक तंत्र से जनता का विश्वास हिला दिया था और हमारी राजनीतिक बिरादरी ने भी इस नैतिक गिरावट को रोकने पर तुरंत ध्यान नहीं दिया था। विडंबना तो ये रही कि ये समस्या 17 बरस तक बनी रही, बढ़ती रही और फिर 1985 में जाकर दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, जिसने हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल को जोड़ा था। इसके कई फायदे हुए थे, जैसे इस कानून ने जनप्रतिनिधियों की निजी फायदे के लिए पार्टियां बदलने की फितरत पर लगाम लगाया था, राजनीतिक तंत्र को स्थिरता प्रदान की थी, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के साथ साथ अनियमित चुनाव पर भी होने वाले अनावश्यक खर्च पर लगाम लगाई थी। पर सबसे बड़ी बात, इसी कानून के मार्फत पहली बार राजनीतिक दलों को एक स्पष्ट संवैधानिक मान्यता मिली थी। अब देखते हैं इस कानून की कुछ खासियतें। इसमें पहले है अयोग्यता। इसके तहत किसी सदन का सदस्य तब अयोग्य माना जाता है जब वो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि वो अपनी पार्टी के दिशा निर्देश के खिलाफ या पूर्वानुमति के बगैर सदन में मतदान करता है या करने से परहेज करता है। निर्दलीय सदस्य। एक स्वतंत्र सदस्य सदन में बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है यदि वो चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। मनोनीत सदस्य तब अयोग्य हो जाता है यदि वो उस तारीख से 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है जिस दिन से वो सदन में अपना पद ग्रहण करता है। पर ऐसे सदस्य सदन में आने के बाद और 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। अपवाद। दल बदल कानून इन हालातों में लागू नहीं होता। अगर कोई सदस्य विलय की स्थिति में किसी दूसरी पार्टी में जाता है, विलय तब होता है जब पार्टी के 2/3 सदस्य इसके लिए सहमत हो जाते हैं। अगर कोई सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी बन जाता है और स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है। आपको बता दें कि विधायिका के 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से जुड़े प्रावधान को सन 2003 में 91वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। जानकारों के मुताबिक इस अधिनियम में बदलते वक्त के साथ साथ सुधार होते रहना बेहद जरूरी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 17 ने छुआछूत को कानूनन खत्म कर दिया था। इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, इसे दंडनीय बना दिया था और इस जायज नियत को और पुख्ता किया था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ने। इस एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन और अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास का प्रावधान है। POA अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पूरे भारत में आज लागू है और जमीन पर इसे असरदार बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 30 जनवरी 1990 को लागू हुए इस अधिनियम में 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में लघु शीर्षक सीमाएं और परिभाषाएं हैं। दूसरा चैप्टर अपराध, अत्याचार और दंड से जुड़ा है। इसके तहत अपराध और अत्याचार के लिए सजा, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए सजा का प्रावधान है। सजा याफ्ता होने के बाद बड़ी सजा का भी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों का प्रयोग कैसे हो उसका वर्णन है। संपत्ति की जब्ती की बात है। अपराधों के पूर्वानुमान का वर्णन है और कानूनी शक्तियां प्रदान करने की बात भी हुई है। तीसरा चैप्टर निष्कासन से जुड़ा है, यानी आदतन अपराध करने वाले व्यक्ति को हटाना, किसी व्यक्ति को क्षेत्र से हटाने और प्रवेश की प्रक्रिया, उन व्यक्तियों को रिकॉर्ड रखना जिनके खिलाफ धारा 10 के तहत आदेश दिए गए हैं। धारा 10 के तहत आदेशों के गैर अनुपालन पर जुर्माना लगाना शामिल है।
चैप्टर 4 में विशेष अदालतों की बात की गई है, जिसमें विशेष न्यायालय, अपील, विशिष्ट लोक अभियोजक की बात हुई है। चैप्टर 4A में पीड़ितों और गवाहों के अधिकार की बात है, जिसके तहत सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। सरकार द्वारा निवारक यानी प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की भी बात हुई है। धारा 18A के तहत अपराध होने पर संहिता की धारा 438 लागू नहीं होगी, ये चैप्टर कहता है। अपराध साबित होने पर संहिता की धारा 360 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू नहीं होंगे, ये इस चैप्टर में कहा गया है। चैप्टर 4A के तहत इस अधिनियम को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता मिलेगी। अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। सद्भाव में की गई कार्रवाई को संरक्षण दिया जाएगा और साथ ही इस चैप्टर में नियम बनाने की शक्ति का भी विवरण है। I know in Kerala that even if the shadow of a member of the caste fell on one of a superior caste, that man could lose his life even. That was about 100 years back. It was in 1938 or so, Travancore, for the first time, the princely state of Travancore, very enlightened state, high education, they opened out the doors of the temple to scheduled castes and scheduled tribes. It was something which was unimaginable, because a member of the caste was not permitted to walk on the road approaching a temple. That is totally prohibited. And today, the mindset has not changed so far, so very much, because the statistics show that 54% of the higher caste communities would not practice untouchability even now. जनवरी 2016 में पीओए अधिनियम में संशोधन किया गया और इसे नया नाम मिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। चूंकि संशोधन की शुरुआत 2015 में हुई थी, इसे और धारदार और प्रासंगिक बनाया गया ताकि वंचितों पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके। पर मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई और नए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके मुताबिक शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा। डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला दुर्भावना से प्रेरित है या नहीं। सभापति जी, इसके बाद सरकार SC/ST संशोधन का नया कानून 2018 में ले आई और संसद ने अगस्त 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पास किया। अगस्त 2018 में ही राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की। संशोधन में कंप्लेंट दर्ज करने से पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत को खत्म करने या किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी अधिकारी से मंजूरी लेने और अधिनियम की धारा 18 के प्रोविजंस को बहाल करने के लिए धारा 18A के प्रावधान को शामिल किया गया है। फिलहाल इन संशोधनों की वैधता या लेजिटिमेसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। भारत में पुरातन काल से भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने की बात होती रही है, कदम उठते भी रहे हैं। अगर हम दुनिया के सबसे पुराने प्रामाणिक ग्रंथ की बात करें, यानी हम ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद में भी भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की बात कही गई है। ब्रिटिश काल में भी कई कदम उठाए गए। फिर 19वीं सदी में इंडियन पीनल कोड सिस्टम लाया गया, जो कि देश का पहला प्रॉपर क्रिमिनल सिस्टम था। उस दौर में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने का एक बड़ा हथियार बन गया था। इसमें लोक सेवकों या पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा अपराध करने पर धारा 161 से 165 के तहत मुकदमा चलाने की व्यवस्था थी। वैसे ये दौर आजादी की लड़ाई का था और लक्ष्य अंग्रेजों को देश से बाहर करना था। शायद इसीलिए भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा नहीं समझा गया था। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इससे पैदा हुई तमाम समस्याओं का फायदा उठाया दुर्जनों ने। हालात फिर बिगड़ते ही गए। इस खतरे से चिंतित कानून निर्माताओं ने फिर कठोर विधायी उपायों की जरूरत महसूस की।
और जन्म हुआ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का। बहुत आसान होता है सिविल सर्वेंट के लिए, जो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना। जब कुछ निकल रहा है पैसा तो उसको वो लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और इसके अलावा चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है उस टाइम, आई मीन मोर देन 2000 BC हो जो भी था वो, कि 40 तरीके से ये सिविल सर्वेंट पैसा बना सकता है। तो जब ये स्थिति उस टाइम थी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर आया भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, जिसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1952 और आईपीसी की धारा 61 से 165 को मजबूती दी। इस एक्ट में लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। चलिए इस अधिनियम की खासियतें देखते हैं। इसमें लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की तुलना में व्यापक की गई है। एक नई अवधारणा लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी पेश की गई। आईपीसी में भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध अध्याय 3 में लाए गए, उन्हें भारतीय दंड संहिता से हटा दिया गया। अधिनियम के तहत सभी मामलों को केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा ही सुना जा सकता है। इस अधिनियम के तहत अदालत की कार्रवाई रोज होने की व्यवस्था की गई। विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित जुर्माना बढ़ाया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा मुकदमा जल्द खत्म करने का भी प्रावधान लाया गया। कोई भी कोर्ट त्रुटि या अनियमितता के आधार पर कार्रवाई तब तक स्थगित न करे जब तक उससे न्याय न प्रभावित हो रहा हो। पर इस अधिनियम में रिश्वत देने वाले को सुरक्षा, डिप्टी एसपी के रैंक के अधिकारी द्वारा जांच और बैंक रिकॉर्ड तक पहुंच से जुड़े प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। इस अधिनियम के अलावा संविधान का अनुच्छेद 311, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जैसे कानून भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में शामिल हैं। इसी दशक में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। अगर इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो आर्टिकल 326 कहता है कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होंगे, यानी कि हमारे वोटर की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होगी। ये व्यवस्था काफ़ी दिन चली। फिर 80 के दशक में ये महसूस किया गया कि हमारा युवा समझदार है और राष्ट्र निर्माण में अपनी एक भूमिका चाहता है। तो इसी अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इस विधेयक पर 14 से 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में बहस हुई थी और 15 दिसंबर को पारित किया गया था। राज्यसभा ने 16, 19 और 20 दिसंबर 1988 को विधेयक पर बहस की और 20 दिसंबर 1988 को इसे लोकसभा द्वारा किए गए संशोधन को अपनाने के बाद पारित कर दिया गया। राज्यों द्वारा रेटिफाई करने के बाद बिल को 28 मार्च 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली थी। इसे गजट में नोटिफाई किया गया और उसी तिथि से लागू कर दिया गया। इस तरह आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट करके वोटिंग एज 21 बरस से घटाकर 18 कर दी गई। Now, question really is how competent are they? How well versed are they in concepts of democracy at the age of 18? Now, I have been watching in television before elections, each one of the TV channels, they go around interviewing people of all classes. And frequently students in colleges who are 18 and so on. And I find that they are very well aware of what is happening in this country. तो चलिए इस अधिनियम की जड़ों में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ज़रूरी क्यों था। आपकी जानकारी के लिए 1974 में पहली बार एक समिति ने महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी।
ये समिति जो थी वो आज़ादी के बाद महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक हालात समझने के लिए बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट ने पाया था कि आज़ादी के बाद देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी या नहीं के बराबर थी और साथ ही महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जो नीति निर्माता थे वो भी उदासीन थे। समिति ने एक ऐसे आयोग की वकालत की थी जिसके पास सही मायनों में स्वायत्तता हो, जिसके पास कुछ अनिवार्य और वैधानिक शक्तियां हों और ये आयोग केंद्र और सारे राज्यों में हो। हालांकि समिति की रिपोर्ट संसद में भी रखी गई, सर्वसम्मति से अपनाई भी गई और सरकार ने महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी विधायी कदम उठाने का वायदा भी किया। पर वो कहते हैं ना कि दिल्ली दूर ही रही। अगले 1.5 दशक तक आयोग बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इस बीच सरकारों ने कुछ नीतिगत उपाय किए थे और महिलाओं से जुड़े मुद्दों और चिंताओं पर गौर करने के लिए कुछ तंत्र बनाए थे। जैसे 1981 में बलात्कार और दहेज कानूनों की समीक्षा के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। 1987 में सरकार ने नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन बनाई। इसका काम स्वरोजगार कर रही महिलाओं के कामकाजी हालातों को समझना था। बाद में इस लिस्ट में अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को भी जोड़ दिया गया। 1988 में राष्ट्रीय परिपेक्ष योजना के तहत महिला और बाल विकास विभाग में एक आयुक्त बनाने का भी प्रस्ताव आया। 1990 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने का फैसला किया। पर सच तो यह है कि इस मुद्दे पर महिलाओं ने तमाम आंदोलन चलाकर यह सुनिश्चित किया था कि राजनीतिक दल उनकी मांगों को और ना टाल पाएं। जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई। इसका मूल मकसद महिलाओं से जुड़े सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना था। इस एक्ट के दायरे में संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच करना है। केंद्र सरकार को सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट देना है। ऐसे सुरक्षा उपायों को लागू करवाना जो संघ या किसी भी राज्य में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करें। संविधान के मौजूदा प्रावधान, कानूनों और उनमें संशोधन की सिफारिश करना। तो ये रहा हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हमने 1981 से 1990 के बीच में आए कुछ खास अधिनियमों और संशोधनों की बात की। जान लीजिए, ये जानकारी जुटाने में हमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में और बात करेंगे 1991 और सन 2000 के बीच आए कुछ खास अधिनियमों और संशोधनों की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।